Hello students, today we are going to start the chapter number 7 from geography, that is water. जैसा हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक बहुत सारा नया कुछ पढ़ा है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वाटर के बारे में. चैप्टर 1 में हमने क्या देखा था? डिड यू ऑल रिमेम्बर? क्या पढ़ा था हमने चैप्टर 1 में? हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में एनवायरमेंट के बारे में. Okay, in environment, what we had studied? We had studied about the biosphere. Now, as you all know, biosphere कितने स्फेयर से मिलके बना है? 3 स्फेयर से. Okay, we had studied about those 3 spheres, that is lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. So, about the lithosphere and atmosphere, we had studied in detail in chapter 1 to 6. Means from 1 to 6 we had studied about the lithosphere and atmosphere. Now we study about the hydrosphere. Hydrosphere means water. So let's get started with our new chapter, water. Now, did you all know what is water? Water is a life supporting unit. Water को हम कैसे कैसे यूज करते हैं? How you use the water? We use the water for cooking purpose, drinking purpose, for washing, bathing, etc. for so many things. तो सभी चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? वाटर की. ओके, तो वाटर क्या है? एक बहुत ही एसेंशियल यूनिट है. दैट्स व्हाई वी कॉल द वाटर इज अ लाइफ सपोर्टिंग यूनिट. नाउ हियर इज वन स्टेटमेंट, यू कैन सी इट ऑन द बोर्ड. वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड. ओके, तो आप लोगों ने वाटर को कहाँ कहाँ देखा है? इट इज अ सिंपल क्वेश्चन टू यू ऑल. आपके आंसर्स होंगे कि हमने वाटर को ग्लास में देखा है, कोई बोलेगा मैंने टेप में देखा है, कोई बोलेगा ओशंस में देखा है, और कोई बोलेगा रिवर्स में देखा है. ओके, अब सोचने वाली चीज ये है कि वाटर ओरिजिनेट कहाँ से होता है? वेयर इज द ओरिजिनेशन ऑफ वाटर? तो हमने अभी देखा कि वाटर ओशंस में भी मिलता है, एटमॉस्फेयर में भी मिलता है, और लैंड में भी मिलता है. ओके, अब ये कैसे पॉसिबल है कि वाटर इन तीनों जगहों पे पाया जाता है? तो हम इसे समझते हैं सबसे पहले. सो टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट हाउ वाटर कम इन लैंड, ओशियंस एंड इन एटमॉस्फेयर. सो वाटर रिवर में है तो वो कहाँ से आया? इट कम्स फ्रॉम रेन. ठीक है, बारिश से रिवर्स में पानी आया. नाउ बारिश कहाँ से आई? तो बारिश कहाँ से आई? क्लाउड्स से आई. अब क्लाउड्स में पानी कहाँ से आया? कितने सारे क्वेश्चंस अराइज हो गए कि पानी रिवर्स में कैसे आया, बारिश जो आई वो कहाँ से आई, क्लाउड्स से आई, क्लाउड्स में पानी कैसे आया. तो इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. जस्ट सपोज एक वाटर पॉन्ड है. ठीक है, एक वाटर पॉन्ड है. उस पॉन्ड में क्या है? एक बोट है, पेपर बोट. ओके, अब जो वो पेपर बोट है वो क्या हो रही है? इसमें फ्लोट हो रही है. इन डे टाइम वी हैड सीन दैट दिस पॉन्ड इज फुल ऑफ वाटर इन डे टाइम. ओके, बट एट नाइट व्हाट वी फाइंड दैट दिस पॉन्ड इज एम्प्टी. ये पॉन्ड रात में क्या हो गया है? खाली हो गया है. जो पॉन्ड दिन में पूरा पानी से भरा था, जो बोट थी पेपर बोट, वो उसमें इजीली फ्लो हो रही थी, वो पॉन्ड रात में एम्प्टी हो गया. तो ये कैसे हुआ? इसके पीछे रीजन ये है कि कुछ वाटर तो लैंड ने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ वाटर क्लाउड्स ने इवोपरेट कर लिया. ठीक है, इवोपरेशन प्रोसेस मैं भी आपको आगे समझाऊंगी. तो कुछ वाटर लैंड ने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ वाटर क्लाउड्स ने इवोपरेट कर लिया. तो हमने अभी स्टेटमेंट देखा कि वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन
ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। यानी कि वाटर आपको कभी भी वाटर वेपर के फॉर्म में भी दिख जाएगा एटमॉस्फेयर में, जैसे कि वाटर हमें किसी भी फॉर्म में एनवायरनमेंट में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर हमारी सराउंडिंग में भी प्रेजेंट है। लाइक मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर वेपर। मतलब वाटर किस फॉर्म में मिल रहा है हमें यहाँ पे अभी? गैशियस फॉर्म में। ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द होल प्रोसेस हाउ द वाटर circulates in ocean, atmosphere and land. Okay, now you can see here the clouds, the water vapor and the clouds and the precipitation. It means rain. Okay, now the water that is present in the gaseous form will now convert into the clouds. जो गैसियस फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है वो इवोपरेट होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है? क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है। अब क्लाउड्स में कन्वर्ट होने के बाद वो किस में चेंज हो जाता है? सेमी सॉलिड लिक्विड। इट मीन्स नॉट प्रॉपर लिक्विड, नॉट प्रॉपर सॉलिड, दैट इज सेमी सॉलिड लिक्विड। अब इसके बाद जब ये सेमी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बाद जो वाटर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होके क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। इट मीन्स व्हाट वी गेट रेनफॉल। अब ये जो बारिश है ये जब माउंटेन्स पर गिरती है, जब ये बारिश जो प्रेसिपिटेशन हो रही है ये किस पर जाएंगी? माउंटेन्स पर जाएंगी। तो माउंटेन्स पर जाने के बाद ये क्या करती हैं? ये आइस के फॉर्म में वहां पर डिपॉजिट हो जाती है एंड देन इट कन्वर्ट्स टू सॉलिड। जब ये आइस के फॉर्म में गिरती है, मतलब बारिश के फॉर्म में गिरती है और माउंटेन्स पे जाके जब स्टेबल होती है तो ये आइस बन जाती है और ये वहां पर जाके कौन सा स्टेट ले लेती है? सॉलिड स्टेट। ओके, तो सबसे पहले क्या देखा हमने? गैसियस स्टेट, देन अप टू सेमी सॉलिड, देन आफ्टर सॉलिड। तो वाटर एक ऐसी चीज है जो अलग अलग फॉर्म में होता है और ये फॉर्म बदलता ही रहता है कंटिन्यूअसली। अगर आइस बना है तो आइस बनने के बाद आइस वापस काई में कन्वर्ट होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा। और वाटर अगर है तो वाटर डेफिनेटली काई में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। तो ये जो हमारा पूरा स्टेटमेंट था दैट वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड वाटर explains that the water is not stable, it is continuously moving, and this whole process is known as, what we can say to this whole process? Any guesses? We say the whole process is water cycle. This is all about water cycle. Now our next topic is waves, tides and the ocean currents. We'll study about these three topics in the slideshow form because the images will explain you more clearly. So let's have a look. Starting with the waves. Waves are caused by the pushing action of the winds. Particles of water in a wave move mainly up and down and pass on their movement to the neighboring water particles, forming curls in water. This curls forms a wave. An earthquake or volcanic eruption or underwater landslides can shift large amount of ocean water, resulting in the formation of a huge tidal wave called tsunami, which may be as high as 15 meters. Waves are oscillatory movements in water, in which water particles move up and down in the direction of oscillation. A wave has two major parts. The upward part is called crest and the downward part is called the trough. The vertical distance between a crest and a trough is called wave height, and the horizontal distance between two troughs and two crests is called a wavelength. The next topic is tides. The seawater regularly rises upwards and falls at regular intervals. This happens twice a day, approximately after every 12 hours.
This rhythmic rise and fall of seawater at regular intervals is known as tide. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. Sea tides are caused due to the attraction of moon and to some extent that of the sun. The tides are of two types, high tides and low tides. The rise of seawater is called high tide and the falling of seawater due to the attraction of moon and sun is called the low tide. Uses of tides. They help in navigation and fishing. At high tide, the depth of the sea and bay increases. This enables the big ship to enter or leave the harbor easily. Tidal water makes rivers suitable for the navigation. Tides are also a major source of energy. Now, the last topic is the ocean currents. The ocean currents are a horizontal movement of a mass of water in a fairly defined or constant direction over great distance. They are like streams of water flowing in the oceans in a regular pattern. Ocean currents, which originate from the equatorial area and flow towards the polar areas, are known as warm currents. Students, in our previous chapters, I have explained you about the equatorial region and the polar regions. Now, the oceans which originate from the polar regions and flow towards the equatorial areas are called the cold currents. The ocean currents originates due to difference in density of water, the rotation of the earth and the planetary winds. So that's all for this chapter. Hope you will understand this chapter very well. Thank you.